हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम कई सारे सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं और उन सॉल्यूशंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में एनिमेशन और ग्राफिक्स की मदद से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मतलब सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स का मतलब होता है ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म रहे। जनरली जो कंपोनेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो मिक्सचर के अंदर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जनरली जो सॉल्वेंट होता है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करवाता है। ओवरऑल 3 तरीके के सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट गैस रहे, लिक्विड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड रहे, और सॉलिड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड को कंसिडर किया जाए। अब एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। और ये सारे तरीके हम अपनी क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो इस वजह से क्लास 12th के अंदर हम सिर्फ इनका एक ओवरव्यू लेंगे और इनके सारे फॉर्मूलेज़ को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन का भी फॉर्मूला बहुत आसान होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम इसकी कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जाई ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करें तो जाई बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और इसकी एक स्पेशल क्वालिटी भी होती है कि जब भी हम किसी दो सब्सटेंसेस का एक सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी आता है, यानी कि 1 आता है। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसी तरीके से दूसरा आता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये दोनों तरीके हमारे लास्ट तरीके थे कि हम एक सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो मोलैरिटी होती है वो एक फंक्शन होती है टेम्परेचर का, और बाकी मास परसेंट, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम का इंटरफेरेंस होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वहीं पे जो मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को कंपोज करके हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन का एक्सप्रेस करना हमने सीख लिया। लेकिन सॉल्यूट किस अमाउंट में और कितने टेम्परेचर तक एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है उसकी भी एक लिमिट होती है, जिसके लिए हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और इस वजह से अभी हमें उसी से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी उसे पढ़ना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट होती है उसकी जिसको कि हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकें एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो उससे हमारी सॉल्युबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब ये जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्युबिलिटी सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड के सॉल्यूशंस में कुछ इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड की। तो हम जानते हैं कि सारे सॉलिड गिवन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। जहाँ पे सोडियम क्लोराइड और शुगर बहुत आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वहीं नैप्थलीन और एंथ्रेसीन जैसे सब्सटेंसेस नहीं होते। और उसी जगह पे नैप्थलीन और एंथ्रेसीन बहुत आसानी से बेंजीन में डिसॉल्व हो सकते हैं, वहीं सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं हो सकते। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो बहुत आसानी से पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्युबल हैं,
और वहीं नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे और पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स इन सॉल्यूशंस में देखने को मिलते हैं। तो पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड एंड लिक्विड की, वो अफेक्ट हो जाती है टेम्परेचर चेंजेस से। तो सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, और अगर ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है तो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि जो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्यूशन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ेगा, लेकिन अगर वहीं पे वो एक्सोथर्मिक है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घटेगी, यानी कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। टेम्परेचर के घटने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और वहीं आता है हमारे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का सिग्निफिकेंटली कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स बहुत ज़्यादा हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अनअफेक्टेड रहते हैं प्रेशर के चेंजेस से। तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड की। तो हम जानते हैं बहुत सारी गैसेस वाटर के अंदर बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं। लाइक ऑक्सीजन जो है वो एक स्मॉल एक्सटेंट तक ही वाटर में डिज़ोल्व होती है, और ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन वही है जो कि एक्वाटिक लाइफ को ज़िंदा रहने में मदद करती है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक ऐसी गैस है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड्स में वो बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड होती है प्रेशर और टेम्परेचर से। और हेनरी वो पहले आदमी थे जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकाली थी प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड सॉल्वेंट के बीच में, और उसे हम हेनरीज लॉ नाम से जानते हैं। तो ये लॉ बताता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। इनका कहने का मतलब था कि एक गैस जब एक लिक्विड में डिज़ोल्व होती है तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, जो कि उस लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। और वहीं डाल्टन जो कि कॉन्टेम्परेरी थे हेनरी के, तो उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी एक फंक्शन तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का, लेकिन अगर हम सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने के लिए मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करें तो स्टेटमेंट बन जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि हेनरीज लॉ की हम मोस्टली प्रेफर करते हैं, Henry's law states that the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, और उसको एक्सप्रेस किया जाता है P इक्वल टू के एच इंटू ज़ाई। यहाँ पे जो के एच है उसे हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। और अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ निकालना चाहें पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिल जाता है। अब अलग अलग गैसेस की अलग अलग के एच वैल्यूज़ होती हैं सेम टेम्परेचर पे, और इससे हमें पता चलता है कि जो के एच है यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो एक फंक्शन होता है नेचर ऑफ द गैस का। और तो और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। इसका मतलब अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट घटेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ेगा। अब जो हेनरीज लॉ होता है उसकी कई सारी एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में भी देखने को मिलती हैं, और ये कई सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर देता है। और ये जो फिनोमेना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को एप्लीकेशंस को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर होते हैं उसके अंदर CO2 गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में सील किया जाता है, जिससे कि जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में बढ़ जाए, जिससे कि उन सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो फिजनेस है वो बनी रहे, उनका जो टाइम स्पैन है वो बढ़ जाए, और तो और उनका टेस्ट भी बना रहे। तो अब बात करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स की, जो कि पानी के बहुत ज़्यादा नीचे तक जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और उन्हें इस वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस से बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है जब वो ब्रीदिंग करते हैं। तो जब भी जो स्क्यूबा डाइवर्स पानी के बहुत नीचे तक जाते हैं जो प्रेशर होता है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, और इसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेस गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी उन स्क्यूबा डाइवर्स के ब्लड में भी लगातार बढ़ती जाती है। और फिर वही स्क्यूबा डाइवर्स जब पानी के बाहर सरफेस पे आने की कोशिश करते हैं तो जो प्रेशर होता है वो लगातार कम होता चला जाता है, और जो डिजॉल्व गैसेस हैं वो बाहर आने की कोशिश करती हैं, जिससे कि उनके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं और एक मेडिकल कंडीशन बनती है जिसे कि हम बेंड्स नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और डेंजरस होती है हमारी ज़िंदगी के लिए, या फिर कह सकते हैं उन स्क्यूबा डाइवर्स की ज़िंदगी के लिए। और इन बेंड से बचने के लिए या फिर उन टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन से बचने के लिए जो स्क्यूबा डाइवर्स के टैंक्स होते हैं उनको भरा जाता है एयर से, जिसमें कि
हीलियम, 11.7% हीलियम होती है और 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन होती है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। जब भी जो क्लाइंबर्स होते हैं या फिर नॉर्मल लोग जो भी हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी घट जाती है और उससे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें कि जो इंसान होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करता है और कुछ भी सोच नहीं पाता और ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक ऐसी कंडीशन के जिसे हम एनोक्सिया नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड्स में वो डिक्रीज़ करती है विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक खत्म होता है और अब बात करते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस तब बनते हैं जब एक सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट गैस, लिक्विड और सॉल्वेंट इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं गैसेस एंड लिक्विड्स के उनके बारे में हम ऑलरेडी पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इन अ लिक्विड। इस टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर एक या उससे ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब होता है वो टाइप के कंपोनेंट जो कि रूम टेम्परेचर पे भी उड़ सके। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो आइए कंसिडर करते हैं एक ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस को जिसके अंदर दो वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट हो और डिनोट करते हैं उनको कंपोनेंट्स वाइज, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो जब हम इनको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर लेंगे तो जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो इवोपरेट हो सकते हैं और इवेंचुअली यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में। और अब हम लेट करते हैं कि यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस स्टेज पे वो पी टोटल होगा और P1 P2 पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे इन दोनों कंपोनेंट्स 1 और 2 के। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर्स होंगे वो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करेंगे जैसा कि हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi2। अब एक ऐसा फ्रेंच केमिस्ट जिसने कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी इनके बीच में, उस रिलेशनशिप को हम राउल्ट्स लॉ नाम से जानते हैं, जो कहता है for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. Thus, for component 1, P1 is directly proportional to Xi1 and P1 equal to P01 Xi1, जहाँ पे P01 जो है वो वेपर प्रेशर होगा प्योर component 1 का सेम टेम्परेचर पे। उसी तरीके से component 2 के लिए P2 equal to P02 Xi2. Now, according to Dalton's law of partial pressures, the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution and is given as P total equal to P1 plus P2 और P1 और P2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो P total equal to P01 Xi1 plus P02 Xi2। इसको हम लिख सकते हैं P01 plus P02 minus P01 into Xi2। इसके अलावा हम पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं वेपर फेज में किसी भी कंपोनेंट का। लाइक अगर हमें कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर निकालना है वेपर फेज में तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा y1 इक्वल टू P01 Xi1 अपॉन P01 Xi1 प्लस P02 Xi2। इसी तरीके से y2 इक्वल टू P02 Xi2 अपॉन P01 Xi1 प्लस P02 Xi2। क्या आपने एक चीज़ और नोटिस करी कि राउल्ट्स लॉ के अंदर हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली वो है P इक्वल टू पी नॉट ज़ाई और वहीं हेनरीज लॉ में हमें जो फाइनल इक्वेशन मिली थी वो थी P इक्वल टू के एच इंटू ज़ाई। तो हमें दोनों में देखने को मिल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। इन दोनों इक्वेशन में बस एक ही डिफरेंस है हेनरीज लॉ कांस्टेंट का और पी नॉट का। पी नॉट वो था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो जो राउल्ट्स लॉ है वो एक स्पेशल केस बन जाता है हेनरीज लॉ का जब के एच पी नॉट के बराबर हो जाए। अब राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले आते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और दूसरे आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। तो ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। और तो और आइडियल सॉल्यूशंस की दो खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि इनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही ज़ीरो के बराबर होती हैं। इसका मतलब है कि जब सॉल्यूशंस में कंपोनेंट को मिक्स किया गया हो तब ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब हुई हो और ना ही एवॉल्व हुई हो। इसके साथ साथ इसकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो भी बराबर होगी जब हम दोनों कंपोनेंट्स की वॉल्यूम का सम करेंगे। तो अब जिन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया है जो कि आइडियल है, तो उसके लिए हम पहले कंपोनेंट को ए कंसिडर करेंगे और दूसरे कंपोनेंट को बी कंसिडर करेंगे। तो जो पहले कंपोनेंट है ए, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्टिव इंटरेक्शन शो होंगी ए टाइप की और दूसरे में बी टाइप की। लेकिन जब बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसके अंदर ए बी टाइप की इंटरेक्शन शो होंगी। तो ये जो ए इंटरेक्शंस हैं और बी इंटरेक्शंस हैं ये लगभग बराबर होंगी ए बी इंटरेक्शंस के, और यही चीज़ हमें शो करती है कि ये जो सॉल्यूशन है ये आइडियल है। कभी भी कोई भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन का मिलना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि नियरली आइडियल ही देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टोलिन एट्सेट्रा।
इसके बाद हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो जब एक सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है वो या तो ज़्यादा या फिर कम देखने को मिलता है देन दैट ऑफ प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, या अगर वो हायर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और अगर वहीं पे वेपर प्रेशर कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को समझने के लिए हम एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस होती हैं वो रिप्लेस्ड हो जाती हैं वीकर वन से, यानी कि जो ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस हैं वो ग्रेटर देन होती हैं ए बी इंटरेक्शंस। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो वीकर इंटरेक्शंस को रिप्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्गर वन से, यानी कि जो ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस हैं वो लेस देन होती हैं ए बी इंटरेक्शंस। वहीं पे पॉजिटिव डेविएशन में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही ग्रेटर देन 0 देखने को मिलती हैं। और वहीं बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दोनों ही लेस देन 0 होती हैं। पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर वेपर प्रेशर देखने को मिलता है देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, और नेगेटिव डेविएशन में लेसर वेपर प्रेशर देखने को मिलता है देन प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। और तो और जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें टेम्परेचर कम देखने को मिलता है और नेगेटिव डेविएशन में टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आता है। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हो जाते हैं इथेनॉल वाटर, मेथनॉल वाटर एटसेट्रा, और वहीं नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हो जाते हैं HCl वाटर, HNO3 वाटर, CHCl3 एंड C6H6 एटसेट्रा। जो पॉजिटिव डेविएशन है उसका प्लॉट कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, और वहीं पे नेगेटिव डेविएशन का जो प्लॉट है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स होने के बाद एज़ोट्रॉप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एज़ोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो एज़ोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स विच हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि एज़ोट्रॉप्स वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कि लिक्विड और वेपर फेज दोनों में ही सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। इस टाइप के केसेस में हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से भी सेपरेट नहीं कर सकते, और दो टाइप के एज़ोट्रॉप्स हमें देखने को मिलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वेपर प्रेशर हाई होता है, और उसी वजह से जो राउल्ट्स लॉ है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। और उसके एग्जांपल हो जाते हैं इथेनॉल वाटर एंड मेथनॉल वाटर। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, हमें बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है जिससे कि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। इसी के बाद आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, जिसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, तो जो राउल्ट्स लॉ है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे HCl वाटर, HNO3 वाटर, CHCl3 एंड C6H6, CHCl3 ईथर एटसेट्रा। तो चलिए अब चलते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हमें टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सेकंड इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, थर्ड इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड फोर्थ इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर पे। तो चलिए एक एक करके इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर एक सॉल्वेंट का होता है एक सॉल्यूशन के अंदर वो कम होता है देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। और तो और राउल्ट ने भी ये वाली बात कह रखी है कि जो वेपर प्रेशर की लोअरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पे। तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल गई थी P1 इक्वल टू P01 Xi1। अब जो रिडक्शन होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 इक्वल टू P01 माइनस P1 इक्वल टू P01 माइनस P01 Xi1 इक्वल टू P01 1 माइनस Xi1। अब 1 माइनस Xi1 को हम Xi2 भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा P1 आ गया P01 इंटू Xi2, तो डेल्टा P1 अपॉन P01 इक्वल टू Xi2। डेल्टा P1 को हम लिख सकते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू Xi2। तो ये बन गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, क्योंकि Xi2 का मतलब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि N2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, जहाँ पे N2 की वैल्यू N1 से बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिस वजह से हमें N2 को निगलेक्ट करना पड़ता है डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1, जिसे हम लिख सकते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ पे W1 W2 मासेस हैं और M1 M2 मोलर मास है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रेस्पेक्टिवली। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो हमेशा ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जहाँ पे सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया हो। अब हम T0B को बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का, और TB बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं सॉल्यूशन का, और जो इंक्रीज़ आएगा बॉइलिंग पॉइंट में वो हो जाएगा डेल्टा TB, जिसको कि TB माइनस T0 हम लिख सकते हैं, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नाम से जानते हैं।
अब एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो डेल्टा टी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम के, एम यानी कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन के। तो जो डेल्टा टी बी होगा उसको हम बराबर लिख सकते हैं के बी इंटू एम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे के बी क्या लिखा, तो जो के बी है वो होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे कि हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम से भी जानते हैं। इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इसके बाद आती है हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो, और एक सॉल्यूशन उस पॉइंट पे आके फ्रीज हो जाता है, और इसीलिए उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला बन जाता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। बिल्कुल जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में के बी की वैल्यू थी, उसी तरीके से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में के एफ की वैल्यू होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर साइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। के एफ का फॉर्मूला होता है एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इन 2000, और के बी का फॉर्मूला होता है एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इन 2000। इसके बाद एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कुछ इस तरह और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, and the process of flow is called osmosis. The pressure exerted on solution side to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. इसका मतलब है कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रास्ते से होते हुए, और इसी प्रोसेस ऑफ फ्लो को हम ऑस्मोसिस नाम से जानते हैं। और सॉल्यूशन साइड पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है जिससे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक अनदर लेवल ऑफ मेथड हमें देता है, जिससे कि हम मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है प्रोटीन्स, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए, और इसका रीज़न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके मेन 3 रीजन्स हैं कि हम इसे आसानी से रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को या तो बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए रहता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसे कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और कई सारे ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीनेचर हो जाते हैं हाई या फिर लो टेम्परेचर पे, इसीलिए मोस्ट फेवरेबल जो होता है वो रूम टेम्परेचर ही होता है। इसके अलावा बाकी सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल निकल के आती हैं अगर हम मोलर मासेस कैलकुलेट उससे करते हैं तो अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर देने का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इन दिस प्रोसेस एक्स्ट्रा प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू रिवर्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट साइड फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, हैंस इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस में देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसे कहा जाता है जब सॉल्यूशन साइड के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाए जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में इसमें ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। जब हम सॉल्यूशन की साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं तो वो प्रेशर जो प्रेशर लगा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर उससे भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे सॉल्यूशन साइड से मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबनॉर्मल मोलर मासेस का। तो हम जानते हैं कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एसोसिएट हो जाते हैं। अब 2 केसेस बनते हैं हमारे पास, या तो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो जब कंपाउंड्स डिसोसिएशन में जाते हैं या फिर एसोसिएशन में जाते हैं तो मोलिकुलर मासेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं, या तो वो बढ़ेगा या फिर वो घट जाएगा, और इसी को हम अबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। और इस फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन के लिए एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कि हम वेंट ऑफ फैक्टर नाम से जानते हैं और आई से डिनोट करते हैं। तो आई के 3 फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और टोटल मास आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो हमने जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, इन चारों में हम आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एन टू अपॉन एन वन, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम,
डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों के लिए ही आई यानी कि वेंटो फैक्टर के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। लाइक डिसोसिएशन में फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इन ब्रैकेट इंटू अल्फा। यहाँ पे आई हमेशा 1 से बड़ा देखने को मिलेगा। वहीं एसोसिएशन की बात करें तो आई इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू बीटा। यहाँ आई हमेशा 1 से छोटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और क्लास 11 क्लास 12 पीसीएम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।